नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों ने कल शाम से या आज सुबह से एक मास्टर स्ट्रोक के बारे में सुना होगा, भारतीय सरकार का मास्टर स्ट्रोक, जिसमें उन्होंने बताया कि खाद्य तेल के ऊपर आयात के शुल्क को बढ़ा दिया गया है और दूसरी तरफ बासमती चावल और प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क है उसको घटा दिया गया है। अब देखो, आयात और निर्यात को समझना जरूरी है सबसे पहले, और बाकी हम हर सिरे से जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों डिसीजन से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है, किसानों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एज वेल एज क्या ये एक चुनावी जुमला है या चुनाव को लेकर एक असर है, या आपका कोई एक और बेटर डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज अगर हम किसी दूसरे देश में हमारे देश से भेजते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं या निर्यात बोलते हैं, और अगर हम किसी भी चीज को हमारी कंट्री में मंगवाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं या हम उसको आयात बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर खाद्य तेल सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हम दूसरी कंट्रियों से क्या करते हैं, हमारे देश में मंगवाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन जो उसका यूज है वो भारत करता है। दूसरी तरफ भारत से सबसे ज्यादा प्याज और बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इनकम की अगर हम बात करें, हम एक्सपोर्ट से जो अर्न करते हैं या हम लोग जो बाहर भेजने से जो आपका टोटल हमें इनकम मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा हमें बासमती चावल और प्याज से मिलता है। तो अब यहां पर इनके निर्यात शुल्क और आयात शुल्क को घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये दो, आप लोगों के दो नहीं कई न्यूज आपने सुनी होगी कि अभी क्या कर दिया गया है आपके। सबसे पहले हम ऑयल की बात करेंगे कि ऑयल के ऊपर जो आपका आयात शुल्क है वो बढ़ाने से क्या फायदा होगा। अब देखो, आयात मतलब हम लोग यहां पर मंगवाते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो क्या होता है कि जो हमारा ऑयल होता है वो दो फॉर्म में आता है, एक क्रूड फॉर्म में आता है, एक रिफाइंड फॉर्म में आता है। अब देखो, क्रूड का मतलब होता है कि जैसे आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सनफ्लावर है या मस्टर्ड है, तो सरसों का तेल क्या होता है, हम यहां पर आप लोग जानते हैं कि अच्छे से क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है सीड को और उसमें से तेल निकलता है। अब वो तेल एज इट इज अगर आ रहा है तो वो आपका क्रूड ऑयल होता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्यूरिफाई करने के बाद और उसके बाद अगर वो भेजा जा रहा है तो उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, आपका रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। तो रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल हमारे देश में आपका आयात किया जाता है, तो उसके ऊपर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया। यानी कि अब कोई चीज वहां से आएगी तो वो महंगी होकर आएगी, क्योंकि अब उसके ऊपर और ज्यादा, यहां पर मान के चलिए पहले कोई चीज 100 रुपए में आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसके ऊपर 5 रुपए और टैक्स बढ़ा देंगे। अब वो वहां से आएगी तो आपका 105 रुपए लगेगा। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा। इसका फायदा यहां पर जो हमारे देश के किसान हैं, अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत के किसान आपकी तिलहनी, तेल वाली फसलों को ग्रो करवाते हैं। अब ये तेल वाली फसल कौन कौन सी है, मूंगफली भी एक तेल वाली फसल है, सनफ्लावर एक तेल वाली फसल है, इसके साथ आपका सैफ्लावर तेल वाली फसल है, तो इनको ग्रो करवाते हैं और इससे आपका ऑयल का प्रोडक्शन, मस्टर्ड की बात करें, सीसमम की बात करें, तो इनका जब आपका ऑयल जो है वो आपका मार्केट में ज्यादा अच्छे रेट पे बिकेगा, किसानों की फसलें परचेज की जाएंगी। क्योंकि अब देखो, एक तो हम किसी दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं और एक हमारे देश का खुद का ऑयल है, तो अब हमें मंगवाने में जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब किसानों से आपका अच्छे दाम पर उनकी फसलों को परचेज किया जाएगा। अब देखो, यहां पर सबसे बड़ा जो लूप होल है वो क्या है, इस बात को समझो। अब देखो, अभी तक तो क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा वहां पर उनको क्या मिला, एक बेनिफिट मिला। अब जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी इंपोर्टर्स थे, उन लोगों ने अच्छा खासा यहां पर इंपोर्ट ऑयल कर लिया होगा। अब उनको जब इंपोर्ट ऑयल कर लिया तो उसके बाद उस ऑयल को, क्योंकि अब इंपोर्ट शुल्क तो आपका बढ़ चुका है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, उस जो आपका ऑयल ऑलरेडी आ चुका है उसका प्राइस बढ़ाकर और फिर मार्केट में बेचा जाएगा। एक तो ये हो सकता है, और दूसरी तरफ हमारे देश के किसानों को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। देखो, यहां पर आपका अगर हम बात करें तो आपका कितना शुल्क डिक्रीज किया गया, ये हम लोग देखते हैं, सॉरी इंक्रीज किया गया है। तो देखो, आपका जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो आएगा, वो पहले 5.5%, यानी कि 100 रुपए का अगर तेल था तो उस पे 5-5.5 रुपए सरकार को हमें देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर 100 रुपए का तेल है तो 27.5 रुपए तो सरकार को देने पड़ेंगे। तो जो आपका पहले 105 रुपए का पड़ रहा था समथिंग, तो वो आपका 127-128 रुपए का पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रिफाइंड ऑयल है, वो अगर पहले आपका क्या था, 12.5% जो है कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी कितना देना पड़ेगा, आपका 32.5% देना पड़ेगा, यानी
जो पहले प्रोडक्ट आपका 112 रुपए के समथिंग था वो आपका 132 रुपए के समथिंग हो गया। अब यानी कि मार्केट में भी उसका क्या होगा, यहां पर डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि अब देखो ऑयल तो हमारे देश के अंदर सारे मतलब वही बातें यूज करते हैं, और ये आपका ऐतिहासिक निर्णय है जिसका आपको यहां पर शिवराज सिंह चौहान को श्रेय जाता है। अब देखो कितना श्रेय जाता है बाद की बात है, लेकिन अब देखो यहां पर जो है इस श्रेय शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो किसको देने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहां पर कहानी जो है वो अटकती है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। आप लोग खुद देखो कि इसके अंदर अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो ये आपका एक डेटा है, और ये डेटा मेरा नहीं है, ये आप लोग ये समझे कि भाई मैंने घर से बना लिया तो मेरा गवर्नमेंट का मेरा डेटा नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसकी है, ये आपकी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, और उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अंडर में एक इंपोर्ट पॉलिसी यहां पर बनाई गई थी, और उस इंपोर्ट पॉलिसी के आधार पर बोला गया कि जो आपका सोयाबीन, पाम ऑयल और आपका सनफ्लावर ऑयल है, देखो यहां पर ये रहा क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल है, उसके ऊपर जो आपका यहां पर बेसिक ड्यूटी थी वो कितनी थी, 2.5% थी, उसको कितना कर दिया गया, 0 कर दिया गया। और एग्री सेस ऑन दीज ऑयल हैज बीन ब्रॉट टू 5%, दिस ड्यूटी हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2025। अब ये जो ड्यूटी थी वो एक्चुअल में 2025 तक ये रहनी थी, यानी कि आपका ये जो डेटा है ये आपका इतना रहना था। और दूसरी तरफ अगर हम देखे जाएं तो बेसिक ड्यूटी ऑन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 17.5% टू 17.5% फ्रॉम 32.5%, and basic duty on the refined palm oil has been reduced from the 17.5 to 12.5। यानी कि लगातार आपका गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पर इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है। और अब आप लोग देखो कि यहां पर डिक्रीज करना आपका एक मास्टर स्ट्रोक था या इंक्रीज करना भी मास्टर स्ट्रोक है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती। क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि हमारे देश के अंदर जब किसान हैं उनको ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप प्रमोट वाकई में करना चाहते हो तो ये जो आपका बार बार यहां पर डिक्रीज इंक्रीज का खेल खेला जा रहा है ये क्यों जा रहा है, क्योंकि अब देखो अगर किसानों की आमदनी को वाकई में आप दुगना करना चाहते हो, तिगना करना चाहते हो, अब जैसे मैं ग्राउंडनट की बात करता हूं तो ग्राउंडनट आपका जो पिछले साल 7-8 हजार रुपए पर क्विंटल का प्राइस मिल रहा था, हमारे एरिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की नहीं बात कर रहा हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो अब अगर हम बात करें तो वहां पर जो 7-8 हजार रुपए का रेट था वो इस बार 3-3.5 हजार रुपए का रह चुका है। आप खुद सोच के देखिए कि आधे से भी कम हो चुका है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम आपका एमएसपी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एमएसपी पर तो फसलें बिकती ही बहुत, एक राइस और व्हीट को मान लो, उसके अलावा कोई भी फसल एमएसपी पर बिकने का नाम नहीं लेती है, ये बात सच्चाई है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो अब यही जो आप कंडीशन है, इस कंडीशन को खुद सोच कर देखो कि यहां पर लगातार डिक्रीज किया गया था और ये 14 जून 2023 का डिसीजन है। अब इसको 25 तक का इंपोज करने था, लेकिन अब यहां पर बीच में जैसे ही, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं आपको पता है, और उसको लेकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेल दिया गया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कोई एक सरकार करती है, हर सरकार करती है, कोई भी हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि किसानों के साथ लगातार गेम क्यों खेला जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका किसानों को तो बेनिफिट मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आम आदमी जो है उसके आपका प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर किसान है वो इस टाइम पर उसकी फसलें जो निकलने वाली हैं उनका या तो प्राइस उनको मिले तब तो बात समझ में आ जाए। लेकिन अभी अगर हम एकदम से आपका इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर देते हैं, एकदम से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर किसान आपका कहां बेचेगा, कहां अभी तक जो है प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उसके बाद उसका तेल निकलेगा तब जाकर वो मिलेगा। तो उस केस में अभी तक जो आपके किसान हैं उनको पहले जो बिका था उनका प्रोडक्ट वो कम दाम पर बिका, क्योंकि अगर हम अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, उस टाइम पर मस्टर्ड जो है बेचा गया था मार्केट के अंदर, तब ये डिक्रीज करते तब तो एक आसान बात समझ में आती। अभी चलो तिल की फसल है, मानते हैं इस बात को लेकर कि तिल की फसल आपकी मार्केट के अंदर बेची जाएगी कब, अक्टूबर में, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के अंदर इसको बेचा जाएगा। अब यानी कि ये कह सकते हो अक्टूबर में जब फसल बेची जाएगी उस टाइम पर उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा होना चाहिए, उसके प्राइस को बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं पर यहां पर मेंशन नहीं है। तो एक बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि
जब तक हमारे किसान को एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक उसका ग्राउंड रियलिटी पर वाकई में उसके बेस को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, तब तक हमें समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात एक और करता हूं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपके ऑयल के बारे में। तो देखो ये आपका 2016-17 से लेके 2022-23 का डेटा है। 16-17 से लेके 22-23 तक आपका जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है, ये आपका अलग अलग ऑयल टाइप है जिसको यहां पर क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो होता है उसको यहां पर क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश के अंदर। अगर हम बात करें तो ये इंपोर्ट कहां से किया जाता है, तो आपको बताना चाहूंगा कि डोमेस्टिक यूज आपका 40 हम लोग कंजप्शन जो है वो केवल 42% ऑयल से ही पूरा कर पाते हैं, यानी कि बाहर से हमारी डिमांड जो है वो 58% है, और ये लास्ट 5 साल का एवरेज है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं आपको। अब अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपका यहां पर पाम ऑयल का है। तो सबसे ज्यादा पाम ऑयल मंगवाया जा रहा है, सेकंड नंबर पर आपका यहां पर सोयाबीन ऑयल, और थर्ड नंबर पे सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया यहां पर कंट्रीब्यूट करता है। देखो याद करो, इंडोनेशिया के साथ एक आपका यहां पर बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन चला था, तो आपको बताना चाहूंगा कि इंडोनेशिया जो है वो यहां पर 62% आपका जो पाम ऑयल है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड नंबर पर मलेशिया, और थर्ड नंबर पर 6% बाकी और कंट्रीज करती हैं। उसी प्रकार से सोयाबीन ऑयल जो है वो अर्जेंटीना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश में, सेकंड नंबर पर ब्राजील। उसी प्रकार से सनफ्लावर ऑयल जो है वो हमारा यूक्रेन से हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और सेकंड नंबर पे आपका रसिया। तो अब खुद सोच के देखो कि ये जो अलग अलग डेटा है ये आपका इंपोर्ट करने का डेटा है जो हम लोग दूसरी कंट्रियों से मंगवाते हैं, और हमारे देश के अंदर जो किसान आपका प्रोडक्शन करते हैं उनका प्राइस उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जो समस्या है इसका आखिर रेजोल्यूशन जो है वो तब मिलेगा जब इसको एक चुनावी मुद्दा ना बनाकर इसको वाकई में ग्राउंड रियलिटी पर उतारा जाए, और किसानों के लिए जो क्रॉप आपकी प्रोड्यूस की जा रही है उसको और बेटर किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यानी कि जो वेराइटीज है उनमें इंप्रूवमेंट किया जाए। आपको पता है पिछले सालों के अंदर अगर हम ऑयल के ऊपर रिसर्च की बात करें तो कितनी रिसर्च हुई है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी वेराइटीज को लेकर एक या दो वेराइटीज मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड रियलिटी पे रिसर्च हो रही है? मैं कितने ही, क्योंकि मैं बार बार आपका अगर हम बात करें तो यहां पर आईसीआर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च में भी जो पर्सन है उनके साथ लगातार बातें होती है। तो हम लोग आज भी कम से कम 10 से 20 गुना पीछे हैं चाइना जैसी कंट्री से, जो आपका पर एकड़ का प्रोडक्टिविटी है। तो कहां उस लेवल पर हम लोग पहुंचा पाएंगे, कहां हम उस लेवल को मैच कर पाएंगे? आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट आपका सोचने वाला पॉइंट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पीयूष गोयल जी ने एक बात और बोली है, और वो क्या बोली है? पीयूष गोयल जी ने एक यहां पर जो आपका बोला है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और ये यहां पर अगेन अभिनंदन है और किसानों के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। अगेन ये मास्टर स्ट्रोक आ गया भाई साहब। अब ये मास्टर स्ट्रोक को देखना क्या है, ये मास्टर स्ट्रोक यहां पर 13 सितंबर 2024 यानी कि आज का ही है आपका, और इसमें आप लोग खुद देखिए कि अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस जो है, अब इसके ऊपर जो पहले आपका क्या किया गया था, एक टैक्स इंपोज किया गया था, उसको डिक्रीज कर दिया गया है। एक मिनिमम स्पोर्ट, अच्छा मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अलग होता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस अलग होता है। मिनिमम स्पोर्ट प्राइस का मतलब होता है जो किसान से फसल परचेज की जाती है। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि कोई एक्सपोर्टर अगर हमारे देश से किसी दूसरी कंट्री में भेजता है तो उसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की एक लिमिटेशन लगाई गई थी कि इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, और फिर उस केस में जो आपका कोई कंट्री एक बिडिंग करती है तो उन केसेस में वहां पर हमारी कंट्री के जो कहीं ना कहीं जो आपका बासमती, क्योंकि देखो कोई कंट्री सस्ती अगर बेच रही है और हम लोग महंगा बेच रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर सस्ता लिया जाएगा। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को मेंशन कर दिया गया। अब इसको यहां पर एक्चुअल में बोला जाता है कि डिक्रीज करने के लिए जो आपका एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, या फिर एक प्रकार से आपका जो राइस बहुत ज्यादा मार्केट में भेजा जा रहा था, बासमती राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको डिक्रीज करने के लिए, हमारे देश के अंदर कीमतों को डिक्रीज करने के लिए किया गया था। ठीक है, कई प्रकार के आपके मास्टर स्ट्रोक थे, लेकिन यहां पर उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो आपका प्याज के ऊपर निर्यात शुल्क है वो 40 से कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। और निर्यात शुल्क को कम हो जाने से क्या फायदा होगा कि जो प्याज उत्पादक है, अब प्याज उत्पादक कहां है? महाराष्ट्र में भाई साहब, और चावल उत्पादक कहां है? आपके हरियाणा के अंदर और पंजाब में है, और इलेक्शन कहां पर है? हरियाणा में और महाराष्ट्र में। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस केस को समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो एक इलेक्शन के बहाने किसानों का फायदा हो जाए वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को खुद सोच के देखिए कि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा
जो ये डिसीजन लिए जाते हैं, इन डिसीजन को अगर हम स्पॉट करें, अब यहां पर मोदी जी भी इसी बात को बोल रहे हैं कि आपका शुरुआत, आपका जो है यहां पर प्याज का निर्यात शुल्क अगर कम करना हो या खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाना हो, दोनों ही हमारे अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आपका बढ़ेगा। तो ये लगातार बढ़ा के क्यों नहीं रखते हैं? इससे अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोग खुद सोच के देखो कि क्या हुआ था 2000 अप्रोक्सीमेटली 23 के अंदर, जुलाई लास्ट ईयर अगस्त की बात है, अभी आपका 2024 चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर अगस्त में आपका बैन कर दिया गया था आपका राइस बासमती को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसमें यहां पर बोला गया था कि 1250 रुपए अप्रोक्सीमेटली जो है यूएस डॉलर पर टन के ऊपर हमारा एक लिमिट लगा दी गई थी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की। उसके बाद उसको अक्टूबर लास्ट ईयर डिक्रीज कर दिया गया, और अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में यह आपका बिल्कुल खत्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब अगर हम बात करें तो इसका क्या फायदा होने वाला है, कितना इसको यहां पर बेनिफिट होने वाला है, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये आपके सारे डिसीजन इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए क्यों लगाए जाते हैं। लास्ट ईयर भी तो ये बैन लगाया गया ना, तो लास्ट ईयर किसानों की आमदनी को क्या फर्क पड़ा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका इलेक्शन था तब तक तो ठीक है, और इलेक्शन के बाद जब अगर हम बारी करते हैं तो उस टाइम पर वहां पर अगेन आपका इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये चीजें बड़ी मतलब एक कॉन्फ्लिक्टिंग लगती है। और यहां पर डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट चाहती है डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, किसानों की आमदनी को दुगना करना, और हमारे देश के अंदर पर एकड़ पर जो आपका यूनिट एरिया है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो हमें किसानों को सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं तो किसान आज मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और वो भेड़िया जब आता है तो वाकई में उस टाइम पर कोई नहीं होता। वही हालात हो चुके हैं। किसानों की जो आमदनी है ना वो दुगना करने की कवायद कई सालों से चल रही है, और एक सरकार की नहीं चल रही है, हर सरकार की चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो किसानों की आमदनी किसी ने नहीं बढ़ाई। किसानों को हर बार एक सपना दिया जाता है कि आपको यहां जो है आपका प्राइस मिलेगा, आपको जो है ये फसलें ग्रो करवानी चाहिए, आपके लिए ये फायदा है, आपके लिए ये फायदा है। अब किसान उन जुमलों को सुन सुन के परेशान हो चुका है। अब ये जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि सारी गवर्नमेंट साले, ये अगर हम बात करें यहां पर सारे के सारे नेता, तो ऑल टोटल नेता आर्दा क्या है, एक प्रकार से यहां पर सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो समस्या यह है कि यहां पर किसानों को समझना पड़ेगा, किसानों को अपने एक जो है अपना स्टेप लेना पड़ेगा, तभी हम लोग बेटर कर सकते हैं। और हमारी जब यूनियन नहीं होगी, किसान की यूनियन नहीं होगी, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं उनको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में पॉलिसीज जो है वो भी आप जैसे लोग ही बनाने वाले हैं। तो उस केस में आप किसी हाथों की कठपुतलियां ना बनकर और इन चीजों को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करवाएं। लेकिन किसानों को जब तक अपनी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चौधरी सर छुटराम जी बोलकर गए थे कि ये किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा अपनी कीमत पहचान ले। तो वाकई में आज कीमत को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि कीमत किसान की सबसे बड़ी है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला जो है वो किसान है, किसान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको समझना पड़ेगा और यहां पर बोलना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसान लगातार क्या करता है, अपनी बात को लगातार कह देता है। वो सोचता नहीं है, वो समझता नहीं है। लेकिन नेता जो है वो 2-3 बार आपसे माफी मांग लेगा, आपको अगर बोलेगा जी मैं तो आपकी काड़ीगा हूं, मुझे इस बार वोट दे देना, मैं अगली बार आपके लिए ये करूंगा, रोक के दिखा देंगे, कभी ये करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नेताओं की जब टिकट कट जाती है तो ये इतना बुरी तरह बिलख कर रोते हैं कि मेरे साथ अपना अपमान किया, मेरे साथ जो है विश्वासघात किया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये नेता जो है वो लोग क्या करते हैं। इन लोगों को जब वोट दे देते हैं तो इसके बाद ना तो ये कभी उस तलहटी पर आते हैं, ना उसके बाद कभी रोड साफ करते हैं, ना उन रोडों को बनाते हैं तो इनको अंदर पूरा आपका पैसा खा दिया जाता है। उसके बाद शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, मतलब हर सेक्टर के अंदर इतनी बुरा हाल है कि इन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी, बेरोजगार युवाओं के ऊपर क्या बीतती होगी, किसानों के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन इन लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा, लेकिन इनको अपनी वोट, इनको अपनी सीट, इनको अपनी जेब, इनको अपना पैसा का फर्क है, इसके अलावा किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक जो बैलेंस है वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपनी आवाज को बुलंद करो और बोलना सीखो। जब तक नहीं सीखोगे तब तक यही हालात होते रहेंगे। उम्मीद है कि एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा स्वास्थ्य हमें मिलना बहुत जरूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। केवल बातों से नहीं बनेगा, प्राइवेट सेक्टर से नहीं बनेगा, हमें खुद को अपने आप को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बूस्ट अप करना पड़ेगा, तभी जाकर बेटर हम लोग कर पाएंगे। और गवर्नमेंट्स की खुद की रिपोर्ट बताती है कि लगातार जो आपके यहां पर जो मीडियम सेक्टर या फिर एक स्मॉल सेक्टर के जो आपका यहां पर
उद्योग थे या जो आपके एंटरप्राइजेस थे, इंडस्ट्रीज थे, वो लगातार बंद ज्यादा हुई हैं चलने की बजाय। और वहीं पर अगर हम बात करें तो टॉप 10 बिजनेसमैन को ज्यादा आपका बेनिफिट हुआ है पिछले कई सालों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।